उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। 8 से 10 जून तक होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा। 30 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। 8 और 9 जून को प्रदेश के सभी जिलों में 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की व्यवस्था की है। उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा केंद्र और परीक्षा जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अपना आधार कार्ड पहले से अनलॉक रखें। गौरतलब है कि यूपी पुलिस में सिपाही के 32,669 पदों पर भर्ती के लिए 30 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिससे ये राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यूपी शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। प्रताप सिंह बघेल बने प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का सभापति नियुक्त किया है। ये पद डॉक्टर महेंद्र देव के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था। प्रताप सिंह बघेल अब प्रयागराज और लखनऊ से संचालित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब तक प्रताप सिंह बघेल प्रभारी शिक्षा निदेशक बेसिक के पद कार्यरत थे। उनके स्थान पर अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी शिक्षा निदेशक बेसिक नियुक्त किया गया है। चतुर्वेदी इससे पहले साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा विभाग के प्रभारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। शासन की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में हुए इस फेरबदल को आने वाले शैक्षिक सत्र और विभागीय कार्यों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि नए दायित्वों के साथ दोनों अधिकारी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जनता दर्शन में सीएम योगी सख्त, बोले शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो, बच्चों की पढ़ाई में ना आए कोई बाधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 6 महीने से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही तय की जाए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान हापुड़ से आई एक छात्रा ने परिवार की आर्थिक परेशानियों के कारण पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने छात्रा को भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो। साथ ही अधिकारियों को छात्रा की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि पात्र लोगों तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और जरूरतमंदों को संवेदनशीलता के साथ सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। NFHS 6 रिपोर्ट में यूपी की बड़ी छलांग। स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में दर्ज हुई उल्लेखनीय प्रगति। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 6 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। राज्य में बिजली की पहुंच 71% से बढ़कर लगभग 96% हो गई है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 6% से बढ़कर 37% से अधिक पहुंच गया है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी सफलता मिली है। कुल प्रजनन दर 2.74 से घटकर 2.2 पर आ गई है। संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 85% हो गई और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 51% से बढ़कर 81% से अधिक पहुंच चुका है। महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्वयं संचालित बैंक खाते रखने वाली महिलाओं की संख्या 27% से बढ़कर 83% से अधिक हो गई है। वहीं महिलाओं की शिक्षा में सुधार और घरेलू
व यौन हिंसा के मामलों में कमी दर्ज की गई है। कुपोषण के खिलाफ चलाए गए अभियानों का असर भी दिखाई दिया है, जिससे बच्चों में बौनापन और कम वजन की समस्या में कमी आई है। कुल मिलाकर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सामाजिक और मानवीय विकास के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी पुलिस का बड़ा अभियान, 24 घंटे में 10 मुठभेड़, 1 बदमाश ढेर और 20 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 10 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिनमें एक इनामी बदमाश मारा गया, जबकि 20 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकांश आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में मारे गए 50,000 रुपए के इनामी अपराधी असद पर गाजियाबाद में बकरीद के दिन छात्र सूर्या की हत्या का आरोप था। वहीं फिरोजाबाद में 2 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी जितेंद्र पाठक को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, उन्नाव और लखनऊ समेत कई जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी और छेड़छाड़ जैसे मामलों में वांछित अपराधियों को पकड़ा गया। दरअसल हाल ही में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा था कि यदि अधिकारी अपने जिले की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके बाद पुलिस ने राज्य भर में अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई शुरू की। यह अभियान सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति सख्त नीति का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यूपी के स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा 3 जून से 518 सीटों के लिए होगा मुख्य चयन। उत्तर प्रदेश के 5 स्पोर्ट्स कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए मुख्य चयन परीक्षा 3 जून से शुरू होने जा रही है। कक्षा 6, 9 और 11 की कुल 518 संभावित सीटों पर प्रवेश के लिए ये चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक चयन परीक्षा में 2603 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेंगे। मुख्य चयन परीक्षा के तहत 3 और 4 जून को एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, तैराकी, भारोत्तोलन, हैंडबॉल, बॉक्सिंग और बैडमिंटन जैसे खेलों के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। वहीं 5 और 6 जून को क्रिकेट, जिम्नास्टिक, कुश्ती और जूडो के ट्रायल होंगे। ट्रायल अलग अलग खेलों के अनुसार विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। एथलेटिक्स और फुटबॉल के ट्रायल सैफई में, जबकि भारोत्तोलन, हैंडबॉल, बॉक्सिंग और बैडमिंटन के ट्रायल लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होंगे। क्रिकेट के ट्रायल स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और जिम्नास्टिक्स, कुश्ती तथा जूडो के ट्रायल स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आयोजित किए जाएंगे। इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रदेश के प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रशिक्षण और शिक्षा का अवसर मिलेगा। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले भ्रष्टाचार चरम पर, जनता 2027 में देगी जवाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है और उसके शासन में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा के एक विधायक के बयान ने पार्टी की राजनीति की वास्तविकता उजागर कर दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया और पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा कि प्रदेश की तहसीलें भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुकी हैं और आम जनता को अपने काम कराने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भू माफिया और खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि जमीन कब्जाने और लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहर भी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से अछूते नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर भ्रष्टाचार और बेईमानी की राजनीति का अंत करेगी। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा की सभी राजनीतिक रणनीतियों का जवाब देगी और बदलाव का रास्ता चुनेगी। मिशन 2027 के लिए सुबह सपा की तैयारी तेज, 32 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए प्रदेश की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि सुबह सपा संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। नियुक्त प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार का कार्य करेंगे। गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, बाराबंकी, सीतापुर, मुरादाबाद सहित कई जिलों की विधानसभा सीटों को इस अभियान में शामिल किया गया है। पार्टी का दावा है कि वो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के मुद्दों को केंद्र में रखकर 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी।
5200 करोड़ की परियोजना से बदलेगी तस्वीर। कानपुर से झांसी का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में। कानपुर और झांसी के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को लगभग 5200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन से 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है और 10 जून तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने की संभावना भी है। करीब 221 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के 6 लेन बनने के बाद कानपुर से झांसी का सफर, जो अभी 4 घंटे से अधिक समय लेता है, घटकर लगभग 3 घंटे का रह जाएगा। परियोजना के तहत कालपी में नया ओवरब्रिज बनाया जाएगा और हाईवे पर मौजूद 22 कटों को सुरक्षित बनाने के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी और स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान होगी। विशेष बात यह है कि सड़क फिलहाल 6 लेन की बनेगी, लेकिन इसके पुल और अन्य ढांचे भविष्य में 8 लेन विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे। इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 60,000 वाहन गुजरते हैं, इसलिए ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी, व्यापार, उद्योग और पर्यटन को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद कानपुर, झांसी, उरई, जालौन और कालपी जैसे शहरों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना, 30 जून तक कराएं ई-KYC। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शासन ने सभी पंजीकृत लाभार्थी किसानों के लिए वार्षिक ई-KYC कराना अनिवार्य कर दिया और इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई। यदि कोई किसान तय समय सीमा तक ई-KYC नहीं करवाता है तो उसकी सम्मान निधि की अगली किश्त रुक सकती है और उसे योजना के लिए अपात्र भी माना जा सकता है। कृषि विभाग के अनुसार ये व्यवस्था योजना में पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जी लाभार्थियों को रोकने और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई है। किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ई-KYC करा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से फेशियल ई-KYC की सुविधा भी उपलब्ध है। ग्राम नोडल अधिकारी और फील्ड कर्मियों की मदद से भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। साथ ही कृषि विभाग ने किसानों को साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी योजना में चयन या प्रक्रिया के नाम पर धनराशि मांगने वालों से सतर्क रहें और ऐसी स्थिति में तुरंत संबंधित कृषि विभाग से संपर्क करें। इसलिए किसान समय रहते अपनी ई-KYC जरूर पूरी कर लें ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। आगरा में इंद्रेश उपाध्याय की श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी से भक्तिमय माहौल। आगरा के बलकेश्वर क्षेत्र में भी बलकेश्वर महादेव भक्त मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रसिद्ध युवा कथा व्यास इंद्रेश उपाध्याय ने कथा का वाचन किया। पहले ही दिन हजारों श्रद्धालु कथा सुनने के लिए बलकेश्वर पार्क में उमड़ पड़े और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा व्यास इंद्रेश उपाध्याय ने भागवत कथा को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी बताते हुए कहा कि ये ग्रंथ हमें श्री कृष्ण के जीवन से जोड़कर भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धापूर्वक कथा सुनने से जीवन का कल्याण संभव है। कथा के दौरान मंगलाचरण और भीष्म स्तुति के साथ प्रसंगों का वर्णन किया गया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति गीतों और जय श्री कृष्ण के जय घोष से पूरा माहौल गूंज उठा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए CCTV कैमरे और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई। ये कथा 6 जून तक प्रतिदिन शाम को आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। LPG कनेक्शन नियम सख्त, एक घर में सिर्फ एक ही कनेक्शन रहेगा, दूसरा करना होगा सरेंडर। आगरा में पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के बाद LPG कनेक्शन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब एक घर में केवल एक ही LPG कनेक्शन रखा जा सकेगा और यदि किसी उपभोक्ता के पास 2 कनेक्शन है तो उसे दूसरा कनेक्शन तुरंत गैस एजेंसी में सरेंडर करना होगा। ऑयल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं और यदि समय पर कनेक्शन सरेंडर नहीं किया गया तो संबंधित उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग बंद कर दी जाएगी। साथ ही ई-KYC कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है और बिना KYC के सिलेंडर की बुकिंग संभव नहीं हो पाएगी। जिले में लाखों उपभोक्ता LPG कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जिनके पास डबल कनेक्शन पाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को लगातार मैसेज भेजकर जागरूक किया जा रहा है और उन्हें समय रहते ई-KYC और कनेक्शन सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। आधार कार्ड अपडेट जरूरी, 10 साल पुराने आधार धारकों को 14 जून तक का मौका। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने 10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी है। इसके लिए 14 जून 2026 तक का समय दिया गया है। यदि समय पर आधार अपडेट नहीं कराया गया तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। UIDAI के अनुसार 10 साल में व्यक्ति की फोटो, बायोमेट्रिक और पता बदल सकता है, इसलिए आधार का समय समय पर अपडेट होना जरूरी है ताकि पहचान सत्यापन में कोई समस्या न आए।
अपडेट नहीं होने पर केवाईसी या फिंगरप्रिंट मैच ना होने जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। आधार अपडेट कराने के लिए लोग अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या डाकघर जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये प्रक्रिया आसान है और इसे जल्द पूरा कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना या सुविधा से वंचित ना रहना पड़े। इसलिए जिन लोगों का आधार 10 साल पुराना है उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर इसे जरूर अपडेट करा लेना चाहिए। कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा, आगरा में बढ़े दाम से बाहर खाना पीना हो सकता है महंगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद आगरा में कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 3167 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम में भी 9 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि घरेलू 14 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग कारोबार पर पड़ सकता है, जिससे बाहर खाना पीना महंगा होने की संभावना है। हालांकि आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत स्थिर रखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से खाने पीने की वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर ग्राहकों की जेब पर पड़ना तय है। इसलिए आने वाले दिनों में होटल और फूड सर्विस सेक्टर में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आरआरबी प्रयागराज पैरामेडिकल रिजल्ट जारी, 29 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने पैरामेडिकल पदों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस मेरिट सूची में कुल 29 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस भर्ती में सबसे अधिक चयन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पद के लिए हुआ है, जबकि फार्मासिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट जैसे पदों पर भी चयन सूची जारी की गई है। ये चयन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों और पारदर्शी मेरिट प्रणाली के आधार पर किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही ईमेल और मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जिसके बाद वो ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन में शामिल होंगे। इसके अगले दिन रेलवे अस्पतालों में उनका मेडिकल परीक्षण होगा। रेलवे ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वो किसी भी फर्जीवाड़े या दलालों से सावधान रहे और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सभी उम्मीदवारों को सत्यापन के समय अपने मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में फिर बढ़ेगी गर्मी, सप्ताह तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। प्रयागराज में हाल की बारिश से मिली राहत अब खत्म होती नजर आ रही है और मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह एक बार फिर तेज गर्मी लौट सकती है। अनुमान है कि 7 जून तक अधिकतम तापमान बढ़कर लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मई के अंत में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब लगातार गर्मी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को नमी 74% दर्ज की गई, जिससे दिन में तापमान कम होने के बावजूद लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 39 से बढ़कर 41 डिग्री और फिर सप्ताह के अंत तक 44 डिग्री तक जा सकता है। तेज धूप और उमस का संयुक्त असर लोगों की परेशानी बढ़ाएगा। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर के समय धूप से बचें और पर्याप्त पानी पीकर खुद को गर्मी से सुरक्षित रखें। आरआरबी प्रयागराज तकनीशियन ग्रेड 3 रिजल्ट जारी, 235 अभ्यर्थी सफल घोषित। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2025 का कंप्यूटर आधारित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें कुल 235 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। ये सभी उम्मीदवार अब अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आरआरबी द्वारा जारी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, जहां अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और परिणाम देख सकते हैं। स्कोर कार्ड देखने की सुविधा 16 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस सूची को मेरिट क्रम में नहीं बल्कि आरोही क्रम में जारी किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के लिए ई-कॉल लेटर भेजा जाएगा, जिसके बाद अगले दिन मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। रेलवे ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार के दलालों का फर्जी दावों से दूर रहें। चयन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, अलीगढ़ मंडल में बसपा ने बदली टीम। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलीगढ़ मंडल में संगठनात्मक फेरबदल किया है। रविवार रात लखनऊ से जारी आदेश में कई नेताओं की जिम्मेदारियां बदली गई और कुछ की भूमिका बढ़ाई गई, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। नए बदलाव के तहत आगरा से विक्रम सिंह जाटव, कासगंज से अनिल बघेल, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह विक्रम, सुरेश गौतम, मनीष अहमद गाजी, रणबीर सिंह कश्यप और एटा से राजू रामरतन को मंडल जोन प्रभारी बनाया गया। वहीं अलीगढ़ में अशोक सिंह एडवोकेट और मोरध्वज कुशवाहा को गतिविधियों की जिम्मेदारी दी गई है। हरेंद्र अब हाथरस जिले का कार्य देखेंगे, जबकि मुनीश अहमद गाजी को अलीगढ़ और हाथरस दोनों जिलों का संगठनात्मक कार्य सौंपा गया है। बसपा का कहना है कि बदलाव संगठन को मजबूत करने, चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए किया गया है।
हापुड़ में जानलेवा बनी सड़कें, खुले नाले और गड्ढों से 7 लोगों की मौत। हापुड़ जिले में टूटी सड़कों, खुले नालों और निर्माण कार्यों के लिए छोड़े गए गड्ढों ने गंभीर हादसों की स्थिति पैदा कर दी है। लापरवाही के कारण अब तक अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सबसे हालिया घटना पिलखुआ फगौता मार्ग की है, जहां सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में बाइक सहित गिरने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह न तो बैरिकेडिंग है, न चेतावनी बोर्ड और न ही पर्याप्त रोशनी, जिससे रात और बारिश के समय खतरा और बढ़ जाता है। पहले भी कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों तक की जान गई है। लोगों ने जिम्मेदार विभागों से तुरंत सुधार और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। नोएडा में 2000 फ्लैट खरीदारों का 16 साल पुराना सपना होगा पूरा। अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट फिर शुरू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लंबे समय से रुकी हुई अर्थ टाउनी बिल्डर परियोजना को लेकर हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। करीब 16 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे लगभग 2000 खरीदारों को जल्द ही फ्लैट मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि अब इस रुकी हुई परियोजना का निर्माण कार्य रोमा अर्बन ड्रीम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पूरा करेगा। बिल्डर के दिवालिया होने के बाद 2015 से काम बंद पड़ा था और मामला NCLT व कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। खरीदारों ने वर्षों तक संघर्ष किया और एसोसिएशन बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी। अब निर्माण दोबारा शुरू होने और प्राधिकरण से सहयोग मिलने के बाद लोगों को अपने घर मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई है। गोंडा में 2 किलोमीटर से छोटी सड़कें अब सीसी से बनेंगी। योगी सरकार का नया रोड प्लान लागू। गोंडा में अब 2 किलोमीटर से कम लंबाई वाली सभी सड़कें सीमेंट और कंक्रीट यानी सीसी से बनाई जाएंगी। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दिया गया, जिसका उद्देश्य तारकोल की कमी और बढ़ती कीमतों के बीच सड़क निर्माण को बेहतर और टिकाऊ बनाना है। लोक निर्माण विभाग ने नई कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत बारिश के बाद सड़कों का निर्माण शुरू होगा। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 700 सड़कों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें छोटी सड़कों को सीसी रोड में बदला जाएगा, जबकि बड़ी सड़कों में भी नई तकनीक CTB और CTSB का उपयोग कर तारकोल की खपत कम की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इससे सड़कें ज्यादा मजबूत बनेंगी और जल भराव में टूटने की समस्या भी कम होगी। इस नए प्लान से निर्माण कार्य में तेजी और गुणवत्ता दोनों बढ़ने की उम्मीद है। गोंडा ने NFCG की ICU एम्बुलेंस से डॉल्फिन रेस्क्यू। PM मोदी ने की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए डॉल्फिन रेस्क्यू अभियान और बस्ती की मनोरमा नदी सफाई मुहिम की सराहना की है। गोंडा वन प्रभाग के रेहरा बाजार क्षेत्र में फंसी एक नर डॉल्फिन को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG की पहली विशेष एम्बुलेंस की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये एम्बुलेंस ICU की तरह काम करती है, जिसमें जांच और प्राथमिक उपचार की पूरी सुविधा मौजूद है। करीब 13 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद डॉल्फिन को 12 किलोमीटर दूर राप्ती नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस एम्बुलेंस को भारत की पहली डॉल्फिन मेडिकल रेस्क्यू सुविधा बताया जा रहा है, जिसने अब तक कई डॉल्फिन को बचाया है। वहीं बस्ती में युवाओं द्वारा बिना सरकारी मदद के की गई नदी सफाई की पहल को प्रधानमंत्री ने प्रेरणादायक बताया, जिससे स्थानीय स्तर पर उत्साह और बढ़ गया है। सुबह बनारस, शाम बनारस, हर वक्त जाम। वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से शहर हुआ बेहाल। वाराणसी में गर्मी की छुट्टियों के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे पूरा शहर जाम की चपेट में आ गया है। पहले पहाड़ों की ओर रुख करने वाले पर्यटक अब बनारस को नया पसंदीदा डेस्टिनेशन बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों में वेटिंग खत्म होकर रिग्रेट की स्थिति है, जबकि फ्लाइट्स और होटलों में भी जगह नहीं मिल पा रही। गदौलिया और बाबा विश्वनाथ धाम में 24 घंटे भीड़ बनी हुई है, जिससे पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। घाटों पर गंगा आरती के समय भी खड़े होने की जगह नहीं बच रही। स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हालांकि पैटर्न बढ़ने से कारोबार में उछाला है। बढ़ती भीड़ और लगातार जाम के चलते बनारस अब सुबह बनारस, शाम बनारस, हर वक्त जाम बनारस की पहचान बनता जा रहा है। वाराणसी समेत पूर्वांचल में जल्द राहत। प्री मानसून सक्रिय, बूंदाबांदी और बादलों से कम होगी गर्मी। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई, जिससे जल्द ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वा हवाओं और बढ़ती नमी के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान करीब 37.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से कम है, जबकि आर्द्रता बढ़कर 58% पहुंच गई। दिन में तेज धूप के बावजूद बादलों की सक्रियता बनी हुई है और आने वाले 3 दिनों में मौसम और बदलने तक की संभावना जताई गई है। नौतपा समाप्त होने के साथ ही प्री मानसून गतिविधियां और मजबूत होंगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी का सख्त संदेश, चाकूबाजी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नाबालिग या बिगड़ी हुई सोच रखने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सज्जन के लिए सरकार सज्जन है, लेकिन दुर्जन के लिए सख्त कार्रवाई तय है। ये मामला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के ईद के दिन हुए हमले से जुड़ा है, जहां सूर्या नामक युवक पर चाकू से हमला हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सीएम ने इस घटना पर विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान को अपराध और हिंसा पर सरकार की सख्त नीति के रूप में देखा जा रहा है। यूपी की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 24 घंटे में 5 लाख तक का मुआवजा, किसानों को मिलती त्वरित राहत। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और बटाईदारों को किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई एक बड़ी योजना है। इस योजना के तहत किसान या उनके परिवार को गंभीर हादसे में 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए तक की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसमें केवल जमीन मालिक ही नहीं बल्कि बटाईदार और भूमिहीन किसान भी शामिल है। मृत्यु या गंभीर विकलांगता पर 5 लाख रुपए तक, जबकि आंशिक विकलांगता पर 1 से 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। योजना में सड़क हादसा, बिजली गिरना, आग, बाढ़, सांप काटना और अन्य दुर्घटनाएं भी शामिल है। आवेदन के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा तय है और खतौनी, पहचान पत्र, बैंक डिटेल और अन्य दस्तावेज जरूरी होते। किसान ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या तहसील के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरोपी असद के अवैध मकान पर बुलडोजर की तैयारी, 15 दिन का अल्टीमेटम जारी। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सूर्या हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने आरोपी असद के अवैध मकान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने मकान को अवैध बताते हुए नोटिस चस्पा किया है और 15 दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में मकान खाली न होने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही इलाके में मुनादी भी कराई गई है। इस बीच पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता भी दी गई है। वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें 1 लाख रुपए की मदद दी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ये कार्रवाई सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन की कड़ी कानून व्यवस्था नीति और लगातार हो रही जांच व कार्रवाई का हिस्सा बताई जा रही है। कुशीनगर में नेपाली नागरिकों के शोषण का बड़ा खुलासा, नेटवर्किंग फ्रॉड गिरोह पर पुलिस की कड़ी जांच जारी। कुशीनगर में 453 नेपाली नागरिकों के रेस्क्यू मामले में मानव तस्करी और आर्थिक शोषण के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। रोजगार और अधिक कमाई का लालच देकर इन लोगों को कुशीनगर लाया गया था, जहां उन्हें नेटवर्किंग कारोबार से जोड़कर उनसे पैसे वसूले जाते थे और दबाव में नए सदस्य जोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। नेपाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जबकि गिरोह के सरगना समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है, जिसमें अलग अलग लोग भर्ती, वसूली और संचालन की जिम्मेदारी निभाते थे। पीड़ितों को कम वेतन, भीड़भाड़ वाले रहने की स्थिति और बंधक जैसी परिस्थितियों में रखा जाता था। नेपाली सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त जांच से पूरे नेटवर्क को उजागर करने और फरार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई है। गन्ने का रकबा बढ़ने से किसानों की बढ़ी उम्मीद, शेखपुर चीनी मिल चलेगी ज्यादा दिन। बदायूं में इस बार गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिले में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों को सीधे फायदा मिलेगा और शेखपुर शुगर मिल इस बार सामान्य से अधिक दिनों तक चल सकती है। गन्ना विभाग की ओर से गाँव में फसल का सर्वे किया जा रहा है, जो अभी लगभग 50% पूरा हो चुका है। शुरुआती रिपोर्टों में संकेत मिले हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार गन्ने का रकबा करीब 10% से ज्यादा बढ़ सकता है। जिले के कई गाँवों में किसान मुख्य रूप से सिर्फ गन्ने की खेती करते हैं और उनके पास इसके लिए आवश्यक उपकरण, सिंचाई की सुविधाएं भी मौजूद हैं। पिछले वर्ष जहां रकबा करीब 3410 हेक्टेयर था, वहीं इस बार ये 3760 हेक्टेयर से अधिक पहुंच सकता है। रकबा बढ़ने से चीनी मिल का संचालन लंबा होगा और किसानों को पर्चियों और भुगतान में भी राहत मिलने की उम्मीद है। गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सपा का जोरदार प्रदर्शन। महाराजगंज में बढ़ती गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और महंगाई से आम जनता को हो रही परेशानी को मुख्य मुद्दा बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों से गरीब और मध्यम वर्ग का घरेलू बजट बिगड़ गया है। रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कम करने की मांग की है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर महंगाई पर नियंत्रण के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा।